दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम लोग सही तरीके से देख लेते हैं तो मेरे भाई हम लोग आसान हो जाएगी, हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। क्योंकि दोस्तों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन से ही दोस्तों हमारा छोटा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन दोस्तों मिलने की कोशिश होता है। यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों वही सबसे पहले कोशिश करना है। क्या तो बताएंगे सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सर कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या मूलभूत समस्या का वर्णन करें। केंद्रीय जो हमारा दोस्तों अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है ये हमारा क्या समस्या है, तो दोस्तों क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये तीन शर्त आती है सर। मैं फिर से बोल रहा भाई, क्या उत्पादन किया जाए, कितने उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय समस्या। जैसे दोस्तों पहला की अगर हम बात करें मेरे भाई, क्या उत्पादन किया जाए, याद रखिएगा क्या उत्पादन किया जाए, हम दही बनाएं या मेरे दोस्तों हम घी बनाएं, हम चावल का उत्पादन करें या हम गेहूं का उत्पादन करें, ये हमारे पास एक क्या आ जाती है भाई, समस्याएं आ जाती है। तो इसके अंतर्गत किसी वस्तु को उत्पादन करना, इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी वस्तु को उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, क्या उत्पादन किया जाए, इसके अंतर्गत में हमारा दो प्रश्न आती है सर कि इसके अंतर्गत में किस वस्तु को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए आदि चुनाव की समस्या होती है। आदि क्या होती है भाई, हमारा चुनाव की समस्या होती है। कीमत सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है और दोस्तों कीमत सिद्धांत के द्वारा ही इस समस्या का हमारा समाधान किया जाता है। जैसे एग्जांपल, हम मक्खन बनाएं या दोस्तों हम लोग गन का उत्पादन करें, हम मक्खन बनाएं या दोस्तों हमारा गन का उत्पादन करें, जिस चीज का हमारे पास डिमांड होगी हम उसी चीज का क्या करेंगे मेरे दोस्तों, उत्पादन करेंगे। दूसरा पॉइंट पे आता है सर कैसे उत्पादन किया जाए। दोस्तों हमारा पता चल गया भाई क्या उत्पादन करें, तो हम लोग दो में से कोई एक सामान का उत्पादन करेंगे, या तो हम लोग बंदूक बनाएंगे या तो दोस्तों हम लोग मक्खन बनाएंगे, दोनों में से दोस्तों एक सामान का हम लोग को उत्पादन करना है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आती है सर कि कैसे उत्पादन किया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसके अंतर्गत उत्पादन के संगठन और तकनीक जैसे श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक आदि के चुनाव की समस्या होती है। कैसे उत्पादन किया जाए, तो मेरे दोस्तों हमें लेबर की चाहिए, हमें सस्ता लेबर चाहिए या महंगा लेबर चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन करना है या बिना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी मेरे भाई बिना तकनीकी के माध्यम से उत्पादन किया जाए, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे बताया गया है। कैसे उत्पादन किया जाए, इसके अंतर्गत उत्पादन के संगठन और तकनीक जैसे श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक आदि के चुनाव की समस्या होती है। उत्पादन सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है और दोस्तों उत्पादन सिद्धांत के द्वारा इस समस्या को समाधान किया जाता है कि कैसे उत्पादन किया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या बिना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अच्छे श्रमिक से यानी कुशल श्रमिक से या दोस्तों बेकुशल अश्रमिक से, यानी मेरे भाई अच्छे लेबर से हमें काम करवाना है या दोस्तों हम लोग का जो कोढ़ियागिरी लेबर होता है उससे काम करवाना है। ये हमारा पॉइंट नंबर दोस्तों कौन बताता है कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरा मात्रा में सर तीसरा पॉइंट में हमारा आता है कि सर तीसरा पॉइंट में आता है सर किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो मेरे दोस्तों पहला हमारा पॉइंट जो था याद रखिए क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा उत्पादन में पता चल गया या तो हमें बंदूक बनाना है या तो हमें मक्खन बनाना है। भाई दोनों में से दोस्तों क्या होती है, एक उत्पादन करना होगा, ठीक है, दोनों में से एक उत्पादन करना होगा। अब आते हैं सर कैसे उत्पादन किया जाए, तो पता चल गया मेरे भाई कि बंदूक बनाना है तो बंदूक को कैसे उत्पादन करें, तो मेरे दोस्तों हम उसे श्रम के माध्यम से, अच्छे कुशल लेबर के माध्यम से उत्पादन करें या दोस्तों अकुशल लेबर के माध्यम से उत्पादन करें, यह हमें देखना है, ठीक है। अब आता है सर किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब तो हम मक्खन या बंदूक बना लेंगे, लेकिन हम जो उत्पादन करेंगे ना वो किसके लिए हम उत्पादन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। तो इसके अंतर्गत यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन अमीर वर्ग या फिर गरीब वर्ग के लिए किया जाए। अब सर हम बंदूक बनाएं या मक्खन बनाएं, ये जो में मक्खन हो या बंदूक है इसका जब हम उत्पादन करेंगे तो किसके लिए हम उत्पादन करें, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए, ठीक है। या हम उत्पादन का समाज के वर्गों में वितरण कितनी मात्रा में हो। अब सर हमारे समाज में अलग अलग दोस्तों वर्ग रहते हैं, जैसे हमारा टीचर्स का हो गया भाई, जैसे हमारा डॉक्टर का हो गया, जैसे हमारा हेल्थ लोगों का हो गया, जैसे हमारा बच्चे लोगों का हो गया। तो हम जो उत्पादन करें मेरे भाई तो कितना क्या जाए, किसको कितना दिया जाए, इसके बारे में दोस्तों अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे, इसके लिए किसके लिए उत्पादन किया जाए। वितरण सिद्धांत द्वारा इस समस्या का
समाधान किया जाता है। किसके द्वारा मेरे भाई? वितरण सिद्धांत के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये जो 3 पॉइंट है मेरे भाई, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये तीनों पॉइंट मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस चीज को याद रखिएगा। पहला पॉइंट मैंने बताया कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा पॉइंट बताया कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा पॉइंट बताया कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिए। क्या मेरे भाई? मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये तो सर हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं? जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कराना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अब देखिए मेरे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन की पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाएं। पूंजीवादी किसे कहते हैं मेरे भाई, समाजवादी हमें किसे कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पूंजीवादी जैसे हमारा अमेरिका हो गया, पूंजीवादी का मतलब होता है दोस्तों कि मैं अगर फैक्ट्री बनाया हूं तो इसका मालिक मैं खुद रहूंगा, कोई और नहीं। समाजवादी का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, समाजवादी का मतलब होता है कि अगर मैं फैक्ट्री बनाया हूं तो इसका कुछ हिस्सा, मेरे फैक्ट्री का कुछ हिस्सा सरकार अपने सार्वजनिक कामों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है भारत। जैसे दोस्तों भारत किस पर टिका हुआ है? भारत दोस्तों हमारा कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ करते हैं, इसलिए भारत क्या है? एक हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए सर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई की मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये कलम मैं खरीदा हूं तो ये कलम का मालिक मैं खुद हूं, कोई और नहीं। इसे बोलते भाई निजी मालिक, याद रखिएगा। यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। निजी मतलब मेरे दोस्तों हम अपना फैक्ट्री खोले तो इसका मालिक मैं खुद हूं, मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, लॉस भी होगा तो मेरा होगा, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसे एग्जाम में देना ना भूले, जिससे दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। ये आप लोग दोस्तों एकदम ठान लेना है कि एग्जाम्पल हमें देना है तो देना है, याद रखिएगा। जैसे हमारा अमेरिका की अर्थव्यवस्था मैंने स्टार्टिंग में ही बताया भाई। तो मेरे दोस्तों आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते सर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई। एकदम दोस्तों साधारण भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन आता है? हमारा चीन हो गया, हमारा रूस हो गई, ये सब किस में आता है भाई? तो हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों डायरेक्टली, याद रखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से सरकार इसके अधीन होती है। अभी मैं पूंजीवादी बताया, मैंने फैक्ट्री लगाया, लॉस हो और प्रॉफिट हो मेरा जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट हो या लॉस हो मेरा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सरकार का भी दोस्तों इसमें हिस्सेदारी होगी।
ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था पॉइंट नंबर 3 में बताया सर मिश्रित अर्थव्यवस्था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार तथा निजी दोनों का नियंत्रण हो, जैसे हमारा भारत, जैसे हमारा दोस्तों क्या होती है भारत, यानी भाई निजी और सरकार दोनों का क्या भाई नियंत्रण हो, समझ रहे भाई, सरकार और निजी दोनों का क्या हो इसमें कंट्रोल हो, तो इससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा भारत, जैसे पाकिस्तान, ये सब क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये सब हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं भाई। तो आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों कभी कभी ना सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या दोस्तों आपसे पूछा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मेरे भाई जैसे मैंने आप लोगों को काफी डेफिनेशन दिया ऐसा ही आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। अब आते हैं सर हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों व्यष्टि का और समष्टि का मतलब होता है, बस सीधा सीधा याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का दोस्तों आपके एग्जाम में हर हाल में छपेगी, इस चीज को ख्याल रखेगा। हर हाल में 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों व्यष्टि अर्थव्यवस्था मतलब एक सिंगल, एक परिवार के लिए, एक फॉर्म के लिए, एक उद्योग के लिए जो कुछ भी होगा ना मेरे भाई वो एक लगा होगा। अगर हम बात करें दोस्तों समष्टि, तो समस्त, समष्टि मतलब होता है दोस्तों क्या समस्त, यानी कुल आय, कुल उद्योग, कुल इनकम, कुल स्कूल, कुल स्वास्थ्य विभाग, कुल स्टूडेंट्स, मतलब कुल शब्द आपका यहाँ पे लगा होगा। ये आमतौर पर दोस्तों हमारे पूरे देश के लिए काम होती है और ये दोस्तों किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको डिफरेंट लिखना है क्या मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, पहला डिफरेंट लिखना है इसमें व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फार्म आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाएगा मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फार्म आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्या लगा रहेगा मेरे भाई, कभी सभी लगा रहेगा, कभी कुल लगा रहेगा, तो कभी संपूर्ण लगा रहेगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है भाई। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये हम सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम लोग समष्टि में जाएंगे तो दोस्तों देश के अंदर में जितनी सारी परिवार है सबके बारे में ये क्या करेंगे भाई, स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति मतलब हम, व्यक्ति मतलब आप, व्यक्ति मतलब मेरे माता पिता, व्यक्ति मतलब मेरे छोटे भाई बहन, ये हमारे क्या है व्यक्ति है, वो हमारा व्यक्ति। इसमें इसीलिए कहा गया कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है भाई, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर हम लोग का तीसरा पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे भाई, अब हम लोग क्या बात करते हैं मेरे भाई, क्या तीसरा पॉइंट पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे भाई, इसमें एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, ओनली पर सिंगल वस्तु। याद रखिए अगर पार्ले जी का बिस्किट 3 रुपया है, सिर्फ पार्ले जी के बिस्किट के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अगर बटर बिस्किट का अगर 5 रुपया दाम है तो सिर्फ बटर बिस्किट के बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम लोग आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में तो इसमें सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें सब कुछ, पार्ले जी हो, बटर बिस्कुट हो, मक्खन बिस्कुट हो, XYZ जितने सारे बिस्किट है सबके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखें, वेरी वेरी क्या है मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखिएगा मेरे भाई। क्या याद रखना भाई कि आपसे पूछा जाएगा किस अर्थशास्त्री को मेरे दोस्तों कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो बताएंगे सर व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जबकि दोस्तों हमारे समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या मेरे भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एकदम मेरे दोस्तों आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं, एकदम दोस्तों साधारण भाषा में समझिए। अभी मेरे भाई मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन पहले इसलिए करवा रहा हूं कि मेरे भाई आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना चुटकी में सॉल्व होते जाएंगे,
ठीक है, तो ये था सर हमारा व्यष्टि और समष्टि जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ही बार में तीनों क्वेश्चन नहीं आएगी मेरे भाई, ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना भाई कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बारे में वर्णन करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी हमारा दोस्तों हो गया कि हमारा आपका हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक इसी तरह से मेरे भाई ये आपके एग्जाम में ना सिंगल सिंगल आएंगे, गौर से सुनिएगा और दिल में हाथ रख के कहता हूं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, इतना सुंदर तरीके से मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं। तो किन्हीं 3 प्रकार के वस्तु के बारे में दोस्तों हमसे अध्ययन करने के लिए कहा गया भाई, किन्हीं 3 प्रकार के वस्तु के लिए अध्ययन करने के लिए कहा गया। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, पहला देखिए मेरे भाई, बात करते हैं अस्थापन वस्तु। याद रखिएगा अस्थापन वस्तु किसे कहते हैं भाई, एकदम मेरे दोस्तों दिल के दरवाजे पे हाथ रख के याद रखिएगा, तुरंत याद आ जाएगा, क्लास के बाद मैं पूछूंगा, ठीक है ना। वे वस्तु जो एक स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है, मतलब ऐसा वस्तु दोस्तों जो एक बार, गौर से सुनेगा, वे वस्तु जो एक के स्थान पर दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे हम चाय नहीं पिएंगे, हम कॉफी पिएंगे, हम पेंसिल से नहीं लिखेंगे, हम कलम से लिखेंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ हम लोग उपयोग में लाते हैं तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं कि अस्थापन वस्तु। इस चीज को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हम पेंसिल से नहीं लिखेंगे, हम कलम से लिखेंगे। हम साड़ी नहीं पहनेंगे, हम सलवार सूट पहनेंगे। हम मुंह से नहीं बोलेंगे, हम कान से बोलेंगे। समझ रहे ना बड़े भाई, समझ रहे मेरे दोस्त, है ना। तो मेरे भाई वे वस्तु जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग में लाई जाती है, चाय और कॉफी, जैसे पेंसिल और कलम, ठीक है भाई, जैसे लड़का हो लड़की, है ना, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु लाने से भी मेरा काम चल जाएगा भाई। ये आमतौर पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जब दोस्तों हमारा चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो हम लोग कॉफी पिएंगे, जब कॉफी के दाम बढ़ जाते हैं तो हम लोग चाय पिएंगे। यस या नो भाई, है ना। अब आते हैं सर पूरक वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब होता है दोस्तों हमारे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिए दोस्तों, पूरक वस्तु का मतलब होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता है मेरे भाई। जैसे हम अपने वाइफ के बिना चल ही नहीं सकते हैं, मेरी वाइफ मेरे बिना चल ही नहीं सकता है। कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकता है, पेट्रोल कार के बिना नहीं चल सकता है। पेंसिल सॉरी हमारा कलम जो है स्याही के बिना नहीं चल सकता है, और स्याही कलम के बिना नहीं चल सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, पूरक वस्तु, जो साथ साथ चलते हैं। जैसे अभी हम जहां मन चाहे मेरे दोस्तों हम चल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जब हमारी शादी हो जाएगी, हम अकेले जाएंगे ना, तो पीछे से मेरे भाई शर्ट तो खींचेगा, इधर खींचेगा, ऐ कहाँ जा ही रे, पार्क जाएगा गुरल, ऐ हमू जीबो, तू अकेले जीबी रे, तू बड़े होशियार भाई गली की, तू हमारे साथ जीबी, बुझली। मेरे दोस्तों क्या करेंगे, वो मेरा शर्ट पकड़ लेंगे। तो हमारे क्या हो गया, पूरक वस्तु हो गया। क्या हो गया सर, हमारा पूरक वस्तु हो गया मेरे दोस्तों, हमारे साथ साथ चलेंगे, है ना। अब गौर से देखिए मेरे भाई, पूरक वस्तु किसे कहते हैं भाई, साधारण भाषा में समझिए, एकदम साधारण भाषा में, वे वस्तु जो एक स्थान में प्रयोग में लाई जाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। वे वस्तु जो एक स्थान में प्रयोग में लाई जाती है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कागज और कलम, कार और पेट्रोल, बिना कार का पेट्रोल नहीं चलेगी, बिना पेट्रोल का कार नहीं चलेगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बिना कलम का कागज नहीं चलेगी, बिना कागज का कलम नहीं चलेगी। ठीक है भाई, चलिए सर, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु दोनों वस्तु जो है ना भाई, आपके पेपर में 1000% की गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में आएगी भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा, अस्थापन वस्तु एक दूसरे के बिना चल सकती है, लेकिन दोस्तों पूरक वस्तु एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती है भाई। अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें सर, अगला पॉइंट पे आते तो हमारा आता है सर क्या, सामान्य वस्तु। नॉर्मल गुड्स क्या है सर, वे वस्तु जिसकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर मांग भी घट जाती है। जैसे दोस्तों देसी घी मेरे दोस्तों, जैसे बासमती चावल, ओ माय गॉड। जैसे दोस्तों अभी लड़की लोगों का अगर हमारा इनकम है, मान के चलिए दोस्तों अभी हमारा इनकम अगर 10,000 है, तो मेरे वाइफ बोलेंगे ठीक है मुझे 50 रुपए वाला लिपस्टिक ला दीजिए। अब हमारा सैलरी दोस्तों अगर बढ़ गया ना भाई, 5,000 से डायरेक्ट अगर 50,000 हो गया, तो हमारे कहेगी मालकिन, अय आप 50 टका वाला लिपस्टिक ना लगा बोरे, हम कहो की लगा भी गए, अरे इनकम बढ़ गए ना, हाँ बढ़ गए रे, तो हम 50 टका वाला ना, हम 500 टका वाला लिपस्टिक लगाबो, तो हम कहबे तू 500 टका वाला लिपस्टिक लगाबी, तू गोबर लगाएगी मुंह में। समझ गए मेरे भाई। तो इससे क्या होता है, सामान्य वस्तु क्या है, जब किसी वस्तु का दाम बढ़ती है तो उपभोक्ता का मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता का मांग बढ़ जाती है भाई। याद रखिए दोस्तों, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, सामान्य वस्तु।
समझ गए मेरे भाई। जैसे दोस्तों मेरा इनकम अगर 200 रुपया पर डे है तो हम देसी घी खा पाएंगे भाई? कभी नहीं खा पाएंगे। अगर खाएंगे तो दोस्तों इतना है ना। लेकिन अगर 200 से अगर मेरा सैलरी दोस्तों अगर 2000 हो जाएगी तो मेरे दोस्तों मैं इतना खाऊंगा रोज, यस या नो। तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई सामान्य वस्तु। ठीक है, दाम बढ़ेगी मांग घट जाएगी, और मांग दोस्तों अगर दाम घट जाएगी तो मांग मेरा बढ़ जाएगा भाई। अगला पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, एकदम दिल के दरवाजे में फिट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है भाई, एकदम दोस्तों दिल के दरवाजे में एकदम फिट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है भाई। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। तो दोस्तों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है, जो हमारा इस प्रकार है। पहला अगर हम बात करें सर, विकल्पों की उपलब्धता। विकल्प का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास अवसर है भाई। जैसे लड़का लोग जब शादी करने के लिए जाते हैं ना भाई, तो मेरे दोस्तों उसके पास बहुत सारे विकल्प है। ये लड़की को देखे, वह लड़की को देखे, उसको देखे, उसको देखे, जो अच्छा लगे आप उन्हीं को लेकर आएंगे। लेकिन हमारे भाई लड़की लोगों के पास इतना विकल्प होते हैं भाई, हमारे यहाँ तो नहीं है। आपके यहाँ पे हो या ना हो मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है। माँ बाप जो पसंद कर दिए आपको उसी से शादी करना होगा। तो मेरे भाई गर्ल्स के पास क्या अपॉर्चुनिटी, उपहार और दोस्तों विकल्प ऑप्शन नहीं होती है। तो मेरे भाई मांग की लोच का पहला जो हमारा होती है ना भाई, तो होता है कि विकल्पों की उपलब्धता। मतलब यदि किसी वस्तु के अच्छे विकल्प उपलब्ध है तो कीमत बढ़ने पर लोग उसे छोड़कर विकल्पों को अपनाते हैं, जिससे मांग अधिक लोचदार हो जाती है। नहीं भाई, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर अभी हमारा चावल है भाई, ठीक है, हमारा चावल है भाई, ये हमारा चावल ए है भाई, ये हमारा चावल बी है, समझिए मेरे भाई, ठीक है, रट्टा मत लगाए प्लीज। ये हमारा चावल क्या है भाई, बी है। ये हमारा चावल ए है, ये हमारा चावल बी है। मेरे दोस्तों चावल ए की दाम अगर बढ़ जाएगी, क्या मेरे भाई, अगर चावल ए की दाम अगर हमारा बढ़ जाएगी तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हम चावल ए को खरीदेंगे? कतई नहीं खरीदेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास चावल का और भी प्रकार है। इसलिए मेरे दोस्तों हम चावल बी को आप खरीदेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, चावल बी को खरीदेंगे। समझ रहे मेरे दोस्तों क्या कहा गया? एकदम साधारण भाषा में समझिए मेरे भाई, क्या कहा गया भाई कि यदि किसी वस्तु के अच्छे विकल्प उपलब्ध है, अच्छे क्वालिटी है, तो कीमत बढ़ने पर लोग उसे छोड़कर विकल्पों को अपनाते हैं, जिससे मांग अधिक लोचदार हो जाती है। मांग क्या होती है भाई, अधिक लोचदार हो जाती है। क्यों लोचदार होगी? क्योंकि दोस्तों अब इसका डिमांड, एक प्रकार के चावल का डिमांड घट जाएगी भाई। समझ गए भाई? दूसरा क्वेश्चन पे आते सर, दूसरा पॉइंट में, आवश्यकता या विलासिता वस्तु। देखिए मेरे भाई, आवश्यकता या विलासिता वस्तु के बारे में दोस्तों सुनिएगा। आवश्यक वस्तु जैसे दवाई हो गया भाई। जिंदगी में कुछ कुछ दोस्तों ऐसी चीजें होती है जिसकी कितनों भी दाम बढ़ जाए हमें उसे खरीदना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा दोस्तों, ठंडी के मौसम में कंबल, गर्मी के मौसम में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, या दोस्तों अगर किसी के घर में मरीज है तो उसके लिए दवाई। कितना भी कीमत बढ़ जाए मजबूरी होकर दोस्तों आपको खरीदना होगा, ठीक है ना। उसे हम लोग बोलते हैं भाई आवश्यक विलासिता वस्तु, ठीक है ना। तो आवश्यक वस्तु जैसे हमारा दवाई कम लोचदार होती है भाई, क्योंकि इनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है भाई। जितना भी मांग हो भाई, मांग अगर आपको 5 टेबलेट का है फिर भी 50 रुपए है, मांग अगर आपको 2 टेबलेट का है फिर भी 50 रुपए है। इसके मांग में दोस्तों चेंजेस हो सकती है पर इसकी कीमत में कोई चेंजेस नहीं होगा। किसका? आवश्यकता विलासिता वस्तु। तो आवश्यक वस्तु जैसे हमारा दवाई हो गया, कम लोचदार होती है क्योंकि इनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है। जबकि विलासिता की वस्तु जैसे महंगे सामान अधिक लोचदार होती है भाई। महंगे सामान अधिक लोचदार होती है भाई। जैसे दोस्तों अभी हमारा एसी, अभी हमारे दोस्तों गर्मी के मौसम अगर आएगी, अगर एसी जो एसी था 2025 में 50,000, अगर वो एसी अगर 60,000 भी हो जाएगा ना, मुझे मजबूरी में खरीदना होगा क्योंकि इतना गर्मी है कि हम फैन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं मेरे भाई, क्या गौर से सुनेगा। आवश्यक वस्तु किसे कहते हैं? जैसे हमारा दवाई हो गया, कम लोचदार होती है क्योंकि इनकी मांग कीमत बदलने के बावजूद भी स्थिर रहती है भाई, याद रखिएगा। जबकि विलासिता वस्तु जैसे हमारे महंगे सामान हो गया भाई, कि जितना भी बढ़ जाए मेरे दोस्तों आपको खरीदना ही होगा, इसे हम लोग बोलते हैं भाई अधिक लोचदार। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट पे आइए सर। अगला पॉइंट पे आते हैं सर, हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, तीसरा मेरे भाई क्या है? समय। गौर से देखिए मेरे भाई, तीसरा पॉइंट क्या हमारा? समय है मेरे भाई। देखिए दोस्तों कुछ कुछ चीजें जो होती है ना, हमें समय समय के साथ दोस्तों क्या करना पड़ता है? चेंजेस करना पड़ता है। गौर से देखिएगा मेरे भाई, क्या है भाई कि समय के साथ उपभोक्ता की आदतें बदलती है। लंबी अवधि में, अवधि का मतलब होता है समय, लंबी समय में उपभोक्ता अधिक समायोजन कर सकते हैं जिसमें मांग अधिक लोचदार हो जाती है। शॉर्ट
टर्म में मांग लोचदार होती है भाई। शॉर्ट टर्म में क्या होती है भाई? मांग लोचदार होती है, बस इतना याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों मांग क्या होती है भाई? लोचदार होती है भाई। क्या कहा गया सर हमारे समय के बारे में पॉइंट नंबर 3 में कि समय के साथ उपभोक्ता की आदतें बदलती है भाई। बिल्कुल भाई बदलेगी। एक समय था जब दोस्तों हम लोग गर्मी के दिनों में दोस्तों ये पंखा चलाते थे। दुनिया डेवलप किए, दुनिया समय जैसे जैसे विकास हुई हम लोग फैन लिए, फिर दुनिया विकास किए कूलर लिए, फिर विकास किए तो एसी लिए, फिर विकास करके हमारे बाल बच्चा के आने के समय क्या आएगा हम लोगों को पता नहीं, लेकिन दुनिया समय के अनुसार क्या भाई सब कुछ बदलती जा रही है ना। तो यहाँ पे वही चीज क्या आ जा रहा है कि जिसमें मांग अधिक लोचदार हो जाती है। शॉर्ट टर्म में मांग कम लोचदार होती है, कम समय में मांग कम लोचदार होती है, अधिक समय में मांग ज्यादा लोचदार होती है। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, आय का स्तर याद रखिएगा। यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो कीमत में बदलाव से उनकी खरीद क्षमता पर कम असर पड़ता है। अगर मेरे दोस्तों आम हमारा एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, अगर दोस्तों हमारा इनकम अगर ज्यादा है, हमारा इनकम दोस्तों अगर ज्यादा है तो कितना भी दोस्तों दाम बढ़ जाए ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, अभी आलू मान के चलिए 20 रुपया है और मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है। अगर दोस्तों आलू 20 रुपया से अगर 30 रुपया भी हो जाएगा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरे भाई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हो जाएगा ना बात कि समुद्र से एक चुल्लू पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र को क्या प्रभाव पड़ेगी, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो कीमत में बदलाव में से उनकी खरीदी क्षमता पर कम असर पड़ता है, जिससे मांग कम लोचदार होती है। जिससे क्या होता है मेरे भाई? मांग कम लोचदार होती है। आय कम होने पर मांग अधिक लोचदार होती है, आय कम होने पर मांग अधिक लोचदार होती है भाई, ठीक है ना। अब आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम लोग डिसाइड करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है गौर से देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 सर हमारा मांग के नियम के क्या अपवाद है भाई, यानी दोस्तों हमारा मांग के नियम क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देसी भाषा में समझिए कि मांग का नियम क्या है भाई। एकदम साधारण भाषा में समझिए मेरे लाडला कि मांग का नियम क्या है। जब किसी वस्तु अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मांग का नियम क्या है। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में दोस्तों ये मांग का नियम आपके पेपर में आएगा ही आएगा कि अन्य बातें समान रहने पर, मांग के नियम का परिभाषा क्या लिखना है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो हमारा मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो हमारा मांग बढ़ जाती है। बस इतना याद रखना है भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मांग का नियम। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया ना कि भाई कि मांग के नियम के क्या अपवाद है भाई, क्या अपवाद है मतलब क्या एक्सेप्शन है, यह आपको पूछा गया। देखिए मेरे दोस्तों गौर से देखिएगा, देखिए मांग के नियम के अपवाद वे परिस्थिति है जिसमें सामान्य नियम जो कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है भाई। बिल्कुल भाई, अभी मैंने डेफिनेशन दिया कि कीमत बढ़ने से कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। बस सिंपल सा फंडा है, ये आपको पहले डेफिनेशन में लिखना है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई कीमत घटने पर मांग बढ़ती है लागू नहीं होता है, इन अपवादों में शामिल है भाई। क्या शामिल है गौर से देखिएगा भाई। गिफिन वस्तु, ये वही वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है भाई। देखिए दोस्तों, देखिए मेरे भाई किसी दुनिया में कुछ कुछ ऐसे दुनिया में कुछ कुछ ऐसे वस्तु होती है जिसकी कीमत बढ़ने से दोस्तों हमारे पास कोई कितना भी कीमत दोस्तों बढ़ जाए हमारे पास मेरे दोस्त उसकी डिमांड को कम करने का कोई विकल्प नहीं होता है। एक्सेप्शन का मतलब है दोस्तों कि मांग का नियम का अपवाद है। जैसे मैंने आपको कहा दाम बढ़ेगी कम खरीदेंगे, दाम घटेगी ज्यादा खरीदेंगे, ये है। तो इसमें अपवाद आती है भाई। कुछ लोग ने कहा कि ये गलत बात है, बोलो कैसे, प्रूफ करके दिखा। तब उन्होंने कहा कि गिफन वस्तु ये वो वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। यह तब होता है जब कम आय वाले लोग सस्ती वस्तु को कीमत बढ़ने पर उन वस्तुओं को अधिक खरीदने लगते हैं। ये कब होता है मेरे दोस्तों? तो कहा जाता है ये तब होता है जब कम आय वाले लोग, कम इनकम वाले लोग क्या करते हैं मेरे भाई? कम इनकम वाले लोग, ठीक है,
सस्ती वस्तु की कीमत बढ़ने पर उनकी वस्तु का अधिक खरीद लेते हैं भाई। नहीं, हमारा 10,000 सैलरी है, अगर दोस्तों आलू 20 रुपए केजी था, अगर 5 रुपए केजी हो जाएगा ना भाई, हम एक बार मेरे दोस्त एक ही बोरा खरीद लेंगे। हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम एक ही बार में एक बोरा खरीद लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास अन्य महीने महंगे विकल्प नहीं होते भाई, क्योंकि हमारे पास दोस्तों इतना पैसा नहीं है कि कल दिन जाकर अगर दाम बढ़ जाएगी तो हम इसे खरीद पाएंगे। इसलिए मेरे भाई क्या करते हैं, हम पहले से ही खरीद के रख लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारा रोटी और चावल, जैसे हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, रोटी और चावल। देखिए दोस्तों, बेबीलोन वस्तु किसे कहते हैं मेरे भाई? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये वस्तु सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ी होती है। इनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। मांग मांग जो है दोस्तों कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, और क्योंकि महंगी वस्तु अधिक स्टेटस और सामाजिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। जैसे महंगी गाड़ी, जैसे दोस्तों हमारा लग्जरी कार है। सुनिए मेरे भाई, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबीलोन वस्तु किसे बोलते हैं भाई? गौर से देखिएगा कि वे वस्तु सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ी होती है। कुछ नहीं भाई, हम सोनाटा का घड़ी पर नहीं 50 करोड़ रुपया दाम लिया है, नहीं भाई, दिखावटी के लिए दोस्तों ये देखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये वस्तु सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे से जुड़ी होती है। इनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। इसकी मांग जो है ना भाई, कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। मांग तब बढ़ती है मेरे भाई जब कीमत बढ़ेगी, तब इसकी मांग बढ़ती है भाई। क्योंकि दोस्तों महंगी वस्तु अधिक स्टेटस और सामाजिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। क्योंकि मेरे भाई जब हम अच्छे लग्जरी कार या अच्छे घड़ी खरीद लेते हैं, या दोस्तों हम आईफोन खरीद लेते हैं ना, और जेब में 1 रुपया पैसा है या नहीं है, हमारा समाज में एक अलग ही रुतबा होगा। सब कहेंगे देखो ये आईफोन खरीद लिए, ये एप्पल्स का फोन खरीद लिए, है या नहीं भाई? तो हमारा स्टेटस का या क्या दे रही है भाई, बढ़ावा दे रहा है। हमारे समाज में मुझे क्या दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रही है। नहीं, अरे बैठना दो बैठना दो, इसके पास आईफोन है, अरे बैठना दो इसके पास एप्पल्स का मोबाइल है। बाद में पता चला कि पेन पहने ना भाई, उसके अंदर में कुछ पहना ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सब कुछ बिक चुका है उस मोबाइल को खरीदने के लिए। आइए सर, आप लोग ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है भाई। अब आइए सर, अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 4 में। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 रिपीट हो चुकी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। आवश्यक वस्तु, कुछ आवश्यक वस्तु होती है जैसे दवाई और खाद्य पदार्थ, जिनकी कीमत बढ़ने पर भी स्थिर रहती है भाई। कितना भी दाम बढ़ जाए मेरे दोस्त, अगर डॉक्टर ने मुझे लिखा है कि दिन में एगो टेबलेट, दोपहर में एगो, शाम को एगो, कितना भी दाम बढ़ जाए मेरे भाई, हमें उस टेबलेट को स्थिर ही रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना भाई कि कीमत बढ़ गई भाई, हम दिन भर में 3 टेबलेट खाते थे, अब हम 1 टेबलेट खाएंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते मेरे भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। सर, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु जैसे दवाई और खाद्य पदार्थ, जिनकी कीमत बढ़ने पर भी स्थिर रहती है। इन वस्तुओं का उपयोग जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और इसलिए कीमत में वृद्धि के बावजूद लोग इन्हें खरीद लेते हैं भाई। कितना भी कीमत बढ़ जाए मेरे दोस्त, लोग इसे खरीद ही लेते हैं भाई। इस चीज को याद रखिएगा, कितना भी ज्यादा कीमत बढ़ जाए कि लोगों को दोस्तों इसे खरीदना ही होगा, ठीक है। तो चलिए सर, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा मांग के नियम का अपवाद क्या है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की कीमत लोच विभिन्न श्रेणी के बारे में वर्णन करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को सुनकर ही आना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आइए से इस क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे दोस्तों आप लोग वेट कीजिए।